हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे में चूँकि चैप्टर बहुत लंबा होने के कारण इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 2 में मैंने भारतीय शासन अधिनियम 1919 तक बताया था। आज मैं आपको भारतीय शासन अधिनियम 1935 बताने जा रहा हूं। भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935। जैसा कि 1919 में जो भारतीय शासन अधिनियम बनता है, उस भारतीय शासन अधिनियम की जो अवधि होती है वो 10 वर्ष की होती है। यानी कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार यह तय करती है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 को 19 का 10 वर्षों के पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के आधार पर इसका परिवर्तन किया जाएगा। समीक्षा के आधार पर इसका परिवर्तन किया जाएगा। परंतु 10 वर्ष का समय पूरा नहीं होता है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 जब लागू होता है तब से उसके प्रति असंतोष उभर जाता है और परिणाम यह होता है कि महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। यह 1920 में जो असहयोग आंदोलन छिड़ता है, यह 1921-22 तक चलता है। अंत में 5 फरवरी 1922 को यह असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना घटित होती है। इस घटना से आप लोग अवगत होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि चौरी चौरा में कांग्रेसियों का जुलूस निकल रहा था और इस जुलूस को पुलिस वालों ने रोक लिया और यह जुलूस जो होता है, जुलूस भड़क जाती है। परिणाम यह होता है कि सभी पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, पीटती है। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए उस थाने में घुस जाते हैं, चौरी चौरा के थाने में घुस जाते हैं। भीड़ का गुस्सा, यानी कि भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि भीड़ का गुस्सा यही नहीं रुका। भीड़ थाने को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उस थाने में आग लगा देते हैं। परिणाम यह होता है कि 21 पुलिस वाले जलकर मर जाते हैं और इस घटना से महात्मा गांधी काफी दुखित हो जाते हैं। 6 फरवरी 1922 को अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला कर लिया और जब महात्मा गांधी इसको स्थगित कर देते हैं तो 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों से महात्मा गांधी के स्वास्थ्य गिरता जाता है जेल में और परिणाम यह होता है कि 1924 में ही ब्रिटिश सरकार उनको जेल से रिहा कर देती है। 1924 में जेल से रिहा कर देती है। और इसी समय 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी भी अपना आंदोलन छेड़ती रहती है और इसके पश्चात क्योंकि यह जो 1919 का भारतीय शासन अधिनियम था, इससे असंतोष बढ़ता जाता है। ब्रिटिश सरकार को बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में यह चूंकि समीक्षा की अवधि कितनी रखी गई थी, 10 वर्ष रखी गई थी। 10 वर्ष पहले ही ब्रिटिश सरकार एक कमीशन की नियुक्ति करती है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन करती है। 7 सदस्य, इसमें 7 सदस्य होते हैं जिसको कि साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस साइमन कमीशन का गठन जो किया जाता है 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को यह साइमन कमीशन मुंबई पहुंचती है। लेकिन इस साइमन कमीशन का कहीं भी स्वागत नहीं किया जाता है। साइमन कमीशन को उलझन काले झंडे दिखाए जाते हैं। हर जगह यह नारा उठता है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। और 1928 में जो साइमन कमीशन ये भारत आ जाती है, यह भारत के विभिन्न नेताओं से मिलकर यह चर्चा करती है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, स्वराज पार्टी,
स्वतंत्र पार्टी, विभिन्न जो पार्टी होती है उस पार्टी से, यह पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से यह चर्चा करती है, संवैधानिक सुधारों के लिए यह चर्चा करती है कि भारत में किस प्रकार का सुधार किया जाए। उस समय नेता होते हैं, उस समय भारत के सचिव होते हैं, भारत सचिव होते हैं बर्कनहेड। उस समय भारत सचिव होते हैं लॉर्ड बर्कनहेड होते हैं। लॉर्ड बर्कनहेड ने नेताओं को चुनौती दी, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। ऐसे में यह नेताओं को चुनौती देते हैं, कांग्रेसी नेताओं को चुनौती देते हैं कि तुम भी कोई अधिनियम तैयार करके दिखाओ, अधिनियम का प्रारूप तैयार करके दिखाओ, या भारतीयों के बस की बात नहीं है कि कोई भी अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लें। अतः इनकी चुनौती कांग्रेसी नेताओं के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एक कमेटी गठित होती है। 10 सदस्यीय एक कमेटी गठित होती है। इस कमेटी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह जो कमेटी का गठन होता है, इस कमेटी का गठन 1928 में हो जाता है और 10 अगस्त 1928 को ही 10 अगस्त 1928 को ही यह अपना रिपोर्ट सौंप देती है। 10 अगस्त 1928 को ही यह अपना रिपोर्ट सौंप देती है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम लीग के जो नेता होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना नेता होते हैं, तो यह नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हैं। यह भी अपनी 14 सूत्री मांग रखते हैं और 29 मार्च 1929 को जिन्ना की 14 सूत्री मांगे पेश हो जाती हैं। 14 सूत्री मांगे यह पेश कर देते हैं। अब साइमन कमीशन को लेकर व्यापक पैमाने पर विरोध होता है। ऐसे में 1928 में साइमन कमीशन आता है। फिर 1928 में ही नेहरू कमेटी का गठन किया जाता है और यह नेहरू कमेटी जो होती है अपनी रिपोर्ट दे देती है। वह सार्वजनिक कर देती है कि भारतीय संविधान का प्रारूप इस प्रकार से होना चाहिए, या भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, भारत के जो संविधान में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्होंने एक प्रारूप सौंप दिया। नेहरू रिपोर्ट के पश्चात जिन्ना की 14 सूत्री मांगे भी पेश की जाती है। इतना अंतर विरोध उत्पन्न हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार इस संवैधानिक समस्या का हल सुलझाने के लिए यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित करती है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन 1930 में किया जाता है और ब्रिटिश सरकार विभिन्न नेताओं को इस गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित करती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती है। इसमें भारतीय नेता भाग नहीं लेते हैं। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जाते हैं, क्योंकि 6 अप्रैल 1931 को एक समझौता हुआ था। इसको हम इरविन गांधी समझौता के नाम से जानते हैं। जब दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। इस आंदोलन को हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं या नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन जोर पकड़ने लगता है। पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध होने लगता है और परिणाम यह होता है कि 6 अप्रैल 1931 को उस भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता होता है और इस समझौते के तहत महात्मा गांधी अपना आंदोलन स्थगित कर देते हैं। क्योंकि समझौता हो चुका था,
समझौता हो चुका था। इसलिए महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह इंग्लैंड जाते हैं, और लेकिन महात्मा गांधी कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है। 1932 में फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और इस सम्मेलन में भी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी भारतीय नेता भाग लेते हैं, जैसे सत्येंद्र बहादुर सप्रू, डॉक्टर BR अम्बेडकर इत्यादि नेता भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिलती है। फिर जिस उद्देश्य के लिए यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, इस उद्देश्य, ब्रिटिश सरकार को अपने इस उद्देश्य में कोई सफलता नहीं मिलती। अंततः 1933 में ब्रिटिश सरकार एक श्वेत पत्र जारी करती है। यह संविधान का प्रारूप होता है, यह संवैधानिक सुधारों का प्रारूप होता है। यह श्वेत पत्र जारी करती है इस पर विचार करने के लिए, और अब भारत के गवर्नर आ जाते हैं, गवर्नर जनरल आ जाते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसको हम संयुक्त समिति के नाम से जानते हैं। संयुक्त समिति के नाम से जानते हैं। यह संयुक्त समिति अपना संवैधानिक सुधारों के लिए विभिन्न प्रावधान तैयार करती है, विभिन्न नेताओं से वार्ता करके, कुछ नेहरू रिपोर्ट को देखकर, जिन्ना के 14 सूत्री मांगों को देखकर, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो चर्चे हुए थे, जो चर्चा किया गया था, जो बहस किया गया था, उस बहस को अपने संवैधानिक सुधारों का आधार बनाती है। और जुलाई 1935 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपती है, ब्रिटिश सरकार को सौंप देती है। और ब्रिटिश सरकार अब क्या करती है, 4 अगस्त 1935 को सम्राट की अनुमति मिल जाती है। 4 अगस्त 1935 को सम्राट की अनुमति मिल जाती है। 4 अगस्त 1935 को सम्राट की अनुमति मिल जाती है, और यह अधिनियम अब पारित हो जाता है। यह अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम अब पारित हो जाता है सम्राट की अनुमति मिलने के पश्चात। इस अधिनियम में 10 अनुसूचियां थीं, और 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। 321 अनुच्छेद थे। 321 अनुच्छेद थे। यानी कि यह भी एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, यह भी भारतीय संविधान का बहुत बड़ा दस्तावेज होता है। और इसमें 321 अनुच्छेद होते हैं, 14 भाग होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का समावेश किया गया था, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार इत्यादि जैसी, जिसको मैं आगे आपको विश्लेषण करूंगा। और इसके पश्चात यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारत में लागू हो जाता है। इस अधिनियम की कुछ खास विशेषताएं थीं। विशेषताएं क्या थीं? विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम में कहा गया था कि जितने ब्रिटिश के 11 प्रांत हैं, ब्रिटिश के 11 प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यानी कि 6 जो थे वह चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 11 प्रांतों को, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, और इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे। यानी कि इस संघ में देशी रियासतों को भी शामिल करना सुनिश्चित किया गया था। परंतु भारतीय शासन अधिनियम 1935 की ये जो विशेषताएं थी अखिल भारतीय संघ, यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत 11 ब्रिटिश प्रांत और
6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र शामिल तो हो गए थे, लेकिन देशी रियासतों के राजा या देशी रियासत इसमें सम्मिलित नहीं हो पाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार का सपना यह अधूरा रह गया था अखिल भारतीय संघ का, क्योंकि देशी रियासतें इसमें सम्मिलित नहीं हो पाई। दूसरी विशेषता थी इसकी, दूसरी विशेषता थी जैसे कि 19 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैध शासन स्थापित किया गया था, लेकिन इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा अब केंद्र में भी दैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र में दैध शासन की स्थापना की गई, दैध शासन की स्थापना की गई केंद्र में। यानी कि दैध शासन के अंतर्गत जो थे वह जो प्रशासनिक विषय थे 2 श्रेणी में रखे गए थे, एक आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे इस पर गवर्नर जनरल का अधिकार था। इस विषय को केवल गवर्नर जनरल ही डील कर सकता था। यानी कि जैसे आरक्षित विषय थे विदेश, वित्त, राजस्व, रेलवे, डाक, तार इत्यादि, इस पर केवल गवर्नर जनरल का ही अधिकार होता था। गवर्नर जनरल ही इस पर कानून बना सकता था। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे इस पर गवर्नर जनरल की परिषद निर्णय ले सकती थी, लेकिन अंतिम रूप से हस्तांतरित विषय पर भी गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक होती थी, गवर्नर जनरल की अनुमति होती थी। तो इस तरह से केंद्र में प्रांतों का जो दैध शासन व्यवस्था थी वह दैध शासन व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में दैध शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। इस अधिनियम की तीसरी जो खास बात थी वह प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यह चूंकि पहले प्रांत स्वायत्त नहीं थे, प्रांत किसके अधीन थे? गवर्नर जनरल के अधीन थे। अब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। प्रांतों को भी अब निर्वाचन के द्वारा सरकार बनाने का अधिकार दे दिया गया था। प्रांत की जो सरकारें थी उसमें गवर्नर होता था और उसकी मंत्री परिषद होती थी और मुख्यमंत्री होता था, विधानमंडल होता था। यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी कि वह प्रांत में अपना प्रशासन कर सकते हैं, प्रांत के प्रशासन के लिए कानून बना सकते हैं। इसमें प्रांतों का शासन गवर्नर के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। गवर्नर, प्रांतों का एक गवर्नर होता था। यह गवर्नर जो था यह सीधे अब गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। यह किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ब्रिटिश सम्राट के प्रति, ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। अब इसकी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नर जनरल के प्रति खत्म हो गई थी। अब यह ब्रिटिश सम्राट के प्रति सीधे उत्तरदायी होता था। और दूसरी बात इसमें थी कि जो गवर्नर था यह उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से शासन, उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से शासन करना सुनिश्चित किया गया था। अब जो प्रांत का गवर्नर होता था वह मंत्रियों के माध्यम से प्रांत का शासन करता था। तो इस तरह से प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट विशेषता यानी कि चौथी विशेषता इस अधिनियम की जो होती है वह होती है संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय। इस अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी? 7 रखी गई थी, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और इस अधिनियम 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। जो होती है पांचवी विशेषता होती है कि शक्ति विभाजन किया गया। चूंकि 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। कुछ शक्तियां जो होती हैं प्रांतों को सौंपी जाती हैं, कुछ शक्तियां जो होती है केंद्र सरकार को सौंपी जाती हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें दोनों का अधिकार होता है, प्रांत का भी अधिकार, प्रांतीय सरकार का भी अधिकार होता है और केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है। तो शक्ति विभाजन किया गया था। इसके तहत 1935 भारतीय शासन के अधिनियम के अंतर्गत विषयों का विभाजन कर दिया गया था। 3 विषय बनाए गए थे। एक संघ सूची। यह संघ सूची पर
भारत के गवर्नर जनरल का अधिकार था, यानी कि भारत के केंद्रीय विधानमंडल का अधिकार था। संघ सूची में 59 विषय रखे गए थे। दूसरा था प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची में विषय की संख्या जो थी 54 थी। दूसरा था समवर्ती, समवर्ती, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषय की संख्या थी 36 थी। समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। तो इस तरह से विभाजन कर दिया गया था। संघ सूची में जैसे रेलवे, डाक, तार, वित्त, राजस्व, विदेश इत्यादि, इसको संघ सूची में रखा गया था। प्रांतीय सूची के अंतर्गत परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब परिवहन इसमें प्रांतीय सूची में रखा गया था। इसी तरह से कुछ विषय थे समवर्ती सूची में रखा गया था। तो इस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था की नींव 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत पड़ती है। संघात्मक शासन के अंतर्गत 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, और इसके तहत जब शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है तो 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया जाता है। 11 प्रांतों में विधानसभा का, सरकार का गठन किया जाता है। सरकार का गठन किया जाता है, सरकार का गठन कर दिया जाता है। और 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 11 प्रांतों में सरकारों का गठन कर दिया जाता है। 11 में से 6 प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया जाता है। द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया जाता है। द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया जाता है, जिनमें पहला किन किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई? मद्रास, पहला क्या है? मद्रास। दूसरा बिहार, तीसरा यूपी हम कह सकते हैं, या इसको हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। आगरा अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। यूपी, बंगाल, असम और मुंबई। छठा मुंबई। इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया जाता है। द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया जाता है। मद्रास में, बिहार में, आगरा अवध संयुक्त प्रांत में, बंगाल में, असम में और मुंबई में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन कर दिया जाता है। और 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत इन 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। चुनाव के पश्चात यहाँ की सरकार गठित हुई थी और मुख्यमंत्री और गवर्नर और मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था। इस शासन व्यवस्था की, भारतीय शासन व्यवस्था की जो अगली विशेषता है, यानी कि छठवीं जो विशेषता है, छठी, इसके तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सातवां प्रावधान क्या किया गया? 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आठवीं विशेषता क्या है इसकी? कि 1858 में जो भारत परिषद की स्थापना किया गया था। 1858 में भारत परिषद गवर्नर जनरल के लिए एक सलाहकारी संस्था थी। यह कानून बनाती थी। भारत परिषद पूरे भारत के लिए कानून बनाती थी। भारत परिषद की स्थापना किया गया था। इसका अंत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अंत कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रावधान क्या किया गया कि भारतीय जो था वो भारत सचिव को परामर्श देने के लिए एक परामर्श मंडल की नियुक्ति की गई। परामर्श मंडल की नियुक्ति की गई थी। इनकी सदस्य संख्या 3 से 6 रखी गई। 3 से 6। भारत सचिव जो होता था, यह ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता था। इनकी सदस्य संख्या परामर्शदाता मंडल के माध्यम से यह कार्य करने लगा। जो नेक्स्ट विशेषता है, यानी कि हम उसको 10 नंबर देते हैं, संघीय विधायिका की स्थापना की गई।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय विधायिका की स्थापना की गई। चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, इसलिए संघीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। जो केंद्र में होता था वह एक संघीय विधायिका होती थी, यानी संघीय जिसको आज हम संसद कहते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में हम संसद के दो चैम्बर हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, और राष्ट्रपति भी इसका अंग है। इसी तरह से संघीय विधानमंडल के 3 अंग हुआ करते थे, 3 अंग हुआ करते थे। एक गवर्नर जनरल, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा संघीय सभा। लोकसभा जो है उसको हम 1935 के तहत संघीय सभा के नाम से जानते हैं। संघीय सभा मतलब कि जो हमारा विधानमंडल था, संघीय विधायिका थी, उसको 2 पार्ट बनाए गए, एक राज्यसभा, एक संघीय सभा। प्रांतों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सुनिश्चित किया गया और जनता का प्रतिनिधित्व संघीय सभा में सुनिश्चित किया गया था। राज्यसभा में जो सदस्य संख्या थी वह 260 थी। राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी थी? 260 थी, जिसमें 104 जो थे वह देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, और 156 जो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। यानी कि ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, यह देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसी तरह से संघीय सभा में जो सदस्य, संघीय सभा की सदस्य संख्या 375 सुनिश्चित की गई थी। 125 सदस्य यह देशी रियासतों के प्रतिनिधियों, देशी रियासत के द्वारा चुने जाने थे, देशी रियासत के, और 250 जो थे यह ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा चुने जाने थे। और जो संघीय राज्यसभा थी यह एक अस्थाई सदन थी। अस्थाई, यह कभी भंग नहीं होता है, जैसे कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, अस्थाई सदन होता है। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल जो था वह 9 वर्ष था। सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 9 वर्ष था। 1/3 सदस्य, और जो 1/3 सदस्य होते थे वह 3 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते थे, उनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता था। इसी तरह से जो संघीय सभा थी इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। 5 वर्ष के बाद इनका फिर से चुनाव होता था। तो इस तरह से संघीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है, यह अधिनियम को हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। वर्तमान समय में भी हम संघीय न्यायालय को देख सकते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था को देख सकते हैं, और संघीय विधायिका को देख सकते हैं। जो हम संसद कहते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यही प्रारूप उसमें था, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी था। इसीलिए कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान हमारा बना है, यह इसका जो 70% हिस्सा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। 70% हिस्सा किससे लिया गया है? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। जैसे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, बहुत अंतर नहीं है। तो हूबहू उसी 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को ले लिया गया है, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दी गई है। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी, यानी कि भारत में इतनी स्वायत्तता देने के पश्चात भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। वह क्या थी? ब्रिटिश संसद। इतना सब होने के पश्चात भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रही। यानी कि ब्रिटिश संसद जो चाहेगा वही कानून बन पाता था। ब्रिटिश संसद जो चाहता वही कानून बन पाता था। यानी चाहे वह प्रांतों के कानून हो, चाहे वह संघ के कानून हो, चाहे वह केंद्र की विधानमंडल बनाए, चाहे वह प्रांत का विधानमंडल बनाए, कोई भी कानून होता था वह ब्रिटिश संसद की मंजूरी लेनी ही होती थी। तो इस तरह से ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रही। ब्रिटिश संसद किसी कानून को रद्द कर सकती थी, किसी कानून को पास कर सकती थी। जो अंतिम विशेषता है भारतीय शासन अधिनियम की, विधायिका और निर्वाचन की व्यवस्था। इस 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत में केवल 10% जनता को ही मताधिकार प्रदान किया गया था। जनता को मताधिकार प्रदान किया गया था।
जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन था उसको बरकरार रखा गया, यानी कि 1909 के शासन के अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत सिखों को पृथक निर्वाचन दिया गया। अब 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत हरिजनों को भी दे दिया गया, हरिजनों को भी दे दिया गया। तो इस तरह से सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन जो था वह बरकरार था। और इस अधिनियम के तहत, भारतीय शासन अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में चुनाव कराए गए। 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए, जिनमें 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 प्रांतों में, यानी कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में, 2 प्रांतों में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। मुस्लिम लीग को असम में बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाया। तो इस तरह से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बन जाती हैं। बाकी राज्यों में कृषक मिलीजुली सरकार होती है, उसमें कांग्रेस का वर्चस्व नहीं होता है। तो ये जो 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार 1937 में बन जाती है। 1937 में 11 राज्यों में कांग्रेस की 11 राज्यों में सरकारों का गठन हो जाता है। सरकार का गठन हो जाता है 11 राज्यों में। और यह जो 1937 में सरकार का गठन किया गया था, यह करीब 28 महीने तक चला। 28 महीने तक चला, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व शुरू हो जाता है और ब्रिटिश सरकार भी युद्ध में कूद पड़ती है। ऐसे में भारतीय सरकारों को लगता है, जो प्रांतीय सरकार होते हैं, कि ब्रिटिश सरकार बिना हमसे पूछे, बिना हमसे निर्णय लिए, बिना हमसे सलाह लिए भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। ऐसे में जो कांग्रेसी सरकारें थी, 8 प्रांतों की कांग्रेसी जो सरकार थी, वह इस्तीफा दे देती हैं। यानी कि 1939 में 8 प्रांतों की सरकार जो होती हैं वह इस्तीफा दे देती हैं। जब इस्तीफा दे देती हैं तो अब सरकारें भंग हो जाती हैं और सरकार का जो दायित्व होता है वह गवर्नर के हाथों में चला जाता है। गवर्नर के हाथों में चला जाता है। गवर्नर अब प्रशासन करने लगता है 8 प्रांतों की सरकारों का। मुस्लिम लीग बहुत खुश होती है, क्योंकि मुस्लिम लीग को तो 1937 को विधानसभा के चुनाव में पर्याप्त सफलता तो मिली नहीं थी। तो मुस्लिम लीग बहुत खुश होती है और वह 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाती है। मुक्ति दिवस मनाती है। 22 दिसंबर 1939 को वह मुक्ति दिवस मनाती है। और कांग्रेसियों की शिकायत पर उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। और 8 अगस्त 1940 को यह एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, जिसको कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। इस विश्व युद्ध के बाद, जब जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्रदान किया जाएगा। भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा होगा, इत्यादि जैसे विभिन्न प्रावधान होते हैं। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को न तो मुस्लिम लीग स्वीकार करती है, न तो कांग्रेस स्वीकार करती है। और कांग्रेस के जो उसमें नेता होते हैं, जो बड़े राष्ट्रीय नेता होते हैं, महात्मा गांधी, वह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। 1940 में आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। और यह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होता है। कहाँ? महाराष्ट्र के
पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम, पवनार आश्रम से यह शुरू होता है। और प्रथम सत्याग्रही होते हैं, प्रथम सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे। और प्रथम सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही होते हैं। तो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया जाता है और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया। तो इस तरह से 1940 तक 1940 में विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं और 1935 की भारतीय शासन अधिनियम लागू हो जाता है, सरकार इस्तीफा दे देती है, फिर आंदोलन शुरू हो जाता है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ब्रिटिश सरकार का पूरा ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ चला जाता है। भारत में विरोध होने लगता है, आंदोलन होने लगता है, जैसे 1942 का आंदोलन। और इस 1942 के आंदोलन के पश्चात भारत में भारतीयों की स्थिति में कुछ सुधार होता है, जैसा कि 1946 का कैबिनेट मिशन और फिर 1947 का भारतीय शासन अधिनियम। इस आगे का जो हिस्सा है, यानी कि 1940 के बाद 1940 के पश्चात का जो पार्ट है वह हम आपको पार्ट 4 में बताएंगे। पार्ट 4 में बताएंगे। यहाँ पे एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पार्ट 2 में जो शाही उपाधि अधिनियम पार्ट मैंने बताया था 1974, वह भूलवश बता दिया है, जबकि शाही उपाधि अधिनियम 1976 है। उसको आप लोग 1976 पढ़िएगा, क्योंकि ये त्रुटिवश कंसंट्रेशन भंग होने के कारण गलती हो गई थी, इसलिए इसको आप 1976 शाही उपाधि अधिनियम के नाम से ही जानिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।